एपिसोड 39। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग। तो लीजिए दोस्तों, हम हाजिर हो गए हैं अपने कहानी के न्यू एपिसोड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अब आगे। मार्केट। अहाना दूर से ही भाप जाती है कि अर्जुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो एकदम तेजी में उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे सॉरी बोलने जाने लगी। पर जैसे ही वो उसके सामने पहुंची, अर्जुन बिना रुके उसके आगे से निकल गया। उसे इस तरह जाते देख अहाना झट से बोल पड़ी, अर्जुन प्लीज रुक जाओ। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन के कदम रुक जाते हैं। उसे जैसे ही रुका हुआ अहाना देखती है, उसके उतरे चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ जाती है और वो झट से दौड़कर वापस से अर्जुन के सामने जा खड़ी होते हुए कहती है, सॉरी अर्जुन, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरा काफी टाइम से वेट कर रहे हो, पर मैं भी क्या करती। घरे से तो जल्दी ही निकली थी, पर वो रास्ते में इतना जाम ही था ना कि मैं क्या ही बताऊं। उद्धरण चिन्ह। ओ हेलो मिस अहाना, मैं यहाँ पर तुम्हारी ये बकवास बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ, तो मुझसे इधर उधर की बातें करना बंद करो और जो भी बात करनी है जल्दी बोलो। अर्जुन के इतने बेरुखी भरे जवाब से अहाना को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और इसीलिए उसके चेहरे की मुस्कान वापस से फीकी पड़ जाती है। वो अर्जुन के बातों को सुन बिल्कुल खामोश हो जाती है, पर उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देती है। अहाना इस तरह की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है जो उसकी बातों को सुन बस चुप रह जाए, इसीलिए अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई। उससे चुप नहीं रहा गया, इसीलिए बोल पड़ा, क्या बता है मिस अहाना, आजा तुम्हारे मुंह से मुझे कोई प्रवचन सुनने को नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मेरा मतलब है कि वैसे कल तक तो मेरे जवाब सुनते ही तुम्हारे लड़ने का मूड ऑन हो जाता था और आज बिना लड़े ही तुम मेरे समाने चुपचाप खड़ी हो। अर्जुन जब ये बोलता है तो अहाना उसके चेहरे को देखते हुए बोल पड़ती है, हाँ चुप हूँ, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो और जो हेल्प करता है वो उसका बुरा नहीं करेगा। यही वजह है कि मुझे तुम और गुस्सा नहीं आ रहा है। मुझे भले ही तुम ये 4 बातें सुना देते हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम दिल से मेरा बुरा नहीं चाहते हो, तो क्या फर्क पड़ता है अगर तुमने मुझे 2-4 बातें बोल ही दी तो। अहाना की बातें सच में आज अर्जुन को हैरान करने के लिए बहुत थे। उससे रहा नहीं गया और वो झट से अहाना के सर को अपने हाथों से छूकर चेक करते हुए बोला, अहाना मुझे तो लगता है सच में तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास ले कर चलता हूँ। मुझे लग रहा है कल जो तुम्हारे पैर में चोट लगी थी उसका असर आज तुम्हारे दिमाग पर हुआ है। प्लीज अर्जुन, अब तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। जब तुम पर गुस्सा करती हूँ, तुमसे लड़ती बुरा, तब भी मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ, और अब जब तक मैंने खुद को बदल लिया है और तुमसे लड़ाई भी नहीं मर रही हूँ, तब भी मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हूँ। आखिर में तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, प्लीज मुझे बता दो, मैं बिल्कुल उसी तरह की बन जाऊंगी। अहाना भावनाओं में आकर बोलते बोलते क्या बोल गई उसे खुद को एहसास नहीं हुआ, पर जैसे ही वो चुप हुई, अर्जुन के स्तब्ध चेहरे को देख वो अंदर ही अंदर खुद पर गुस्सा करते हुए बोली, सच में अहाना तू ना बिल्कुल पागल ही है। ये क्या बोल गई तू अर्जुन से? तू उसके लिए खुद को बदलने को तैयार है, इसका क्या मतलब समझेगा वो मुझे इतना घूर कर देख रहा है, जरूर ये सोच रहा होगा कि मैंने अभी अभी जो उससे बोला उसका मतलब क्या है। अब मैं उसे क्या बोलूं? तभी अर्जुन सच में स्तब्ध चेहरे लिए अहाना के एकदम करीब आते हुए पूछ पड़ा, एक मिनट अहाना, अभी जो तुमने बोला कि तुम मेरे लिए खुद को बदल लोगे उसका मतलब क्या है? तुमने ऐसा क्यों बोला कि मुझे जिस तरह की लड़कियां पसंद है तुम वैसी बन जाओगी? इसका मतलब क्या है? अर्जुन जिस तरह से उसके पास आकर उससे ये सारे सवाल कर रहा था, उससे अहाना पूरी तरह से नर्वस हो गई थी। एक तो उसने जो बोला अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने बातों का क्या मतलब समझाए उसे, जब उसे खुद को अभी तक सही से उसका मतलब नहीं समझ आया है। ऊपर से अर्जुन की नज़दीकियां अब उसके दिल को जोर जोर धड़कने पर मजबूर किए जा रही थी। उसके साथ ये सब पहली दफ़ा हो रहा था, इसीलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। जब वो रोकी के साथ घूमती फिरती थी तब उसे ऐसा एहसास कभी भी फील नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसके गले मिलने से भी उसे नर्वसनेस फील नहीं होती थी, पर आज अर्जुन के सिर्फ नज़दीक आने से ही उसका दिल इतना तेज धड़कने लगा था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अर्जुन उसका बाह को अपने हाथ से पकड़ फिर से वही सवाल किया जो पहले किया था। अब तो बेचारी अहाना खुद को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रही थी। वो अपनी नज़रें इधर से उधर चुराते हुए हकलाते हुए बोली, सिंघानिया हाउस। तारा और रीता जैसे ही घर के कर अंदर आते हुए हॉल पहुंचते हैं, उन दोनों को देखते ही लक्ष्मी जी एकदम से खुश होते हुए सोफे पर से उठ खड़ी हो जाती है और तेजी में तारा के पास आते हुए बोलती है, अरे तारा, तुम सब आ गए, कैसा रहा तुम सब का ट्रिप? तुम्हें देखकर तो लगता है तुम सब ने वहां पर खूब एंजॉय किया है। और रीता तुम्हारी बहन अब कैसी है? तुम मिली उससे? अचानक से पूछने पर रीता भी नौटंकी करते हुए बोल पड़ी, हाँ आंटी, सब वो पहले से ज्यादा ठीक है। मेरे साथ बाकी के सभी लोग भी मेरी बहन से मिलने गए थे, खासकर क्षणिक सर। अच्छा,
ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तारा तुम्हारे भाई है कहाँ? वो क्या बाहर में ही रुक गया है? उद्धरण चिन्ह। वो क्षणिक भाई। ये बोलते हुए तारा दरवाजे की तरफ जैसे ही नजरें घुमाती है, सामने से क्षणिक और शालू को एक साथ आते हुए देख चहकते हुए बोल पड़ती है, वो लो मम्मा आ गए। क्षणिक भाई और शालू भाभी। तारा के बोलते ही लक्ष्मी जी दरवाजे की तरफ देखने लगती है और क्षणिक के साथ शालू को मुस्कुराते हुए आते देख उनका दिल अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठता है। जहां वो शालू को अपने बेटे के साथ खड़ी होने देना तक नहीं चाहती है, वहां वो उन्हीं की नजरों के सामने क्षणिक के साथ मुस्कुराते हुए चली आ रही है। वो किसी तरह अपने गुस्से को काबू में किए खड़ी थी, तभी क्षणिक और शालू एक साथ उनके पास आते हुए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगते हैं। वैसे तो लक्ष्मी जी बिल्कुल भी शालू को आशीर्वाद देना नहीं चाहती थी, पर इस वक्त वो मजबूर थी क्योंकि उनका पूरा परिवार वहीं पर मौजूद था, तो इस वजह से वे दोनों के सर पर हाथ रखते हुए बेरुखी भरे लहजे में ही बोली, खूबसूरत खुश रहो। उसके बाद वो दोनों अपनी प्यारी दादी के पास जाते हुए उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। तभी देवकी जी क्षणिक का हाथ पकड़ उसे सोफे पर अपने बगल में बिठाते हुए बोली, क्यों लड्डू, तुम्हें भी पता चल गया ना कि तुम मेरी शालू से कितना ज्यादा प्यार करते हो? हाँ बोलो। ये बात देवकी जी जरा धीरे ही बोली ताकि बाकी के लोग न सुन पाए, पर क्षणिक जैसे ही उनकी बात सुनता है उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो अपनी दादी को कसकर हग करते हुए धीरे से कहता है, थैंक्स दादी माँ, मुझे हमेशा से पता था कि मेरी दादी माँ मुझे मुझसे भी अच्छे तरीके से जानती है और आज आपने ये साबित भी कर दिया। आपने और जमुना मासी ने बिल्कुल ठीक कहा था, मिस शालू से ज़्यादा प्यार शायद ही मैं किसी दूसरी लड़की से करता होऊंगा। वो मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरे दिल में भी खुद को शामिल कर ली है, शायद ही अब मैं उनके सिवा किसी और के बारे में कभी सोच पाऊंगा। क्या बात है लड्डू, मुझे पहले से ही पता था मेरा पोता बहुत ही रोमांटिक है। अरे तुम तो बिल्कुल साया ही बन गए हो। क्या दादी माँ आप भी ना? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा दादी माँ, वो जमुना मासी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, वो क्या अपने कमरे में है? उद्धरण चिन्ह। ये बात क्षणिक थोड़ा गंभीर हो तेज आवाज में पूछा। उसकी बात सुन राज जी जो हॉल की तरफ ही आ रहे थे बोल पड़े, तुम्हारी जमुना मासी अपने बेटे के पास चली गई बेटा। जैसे ही क्षणिक अपने पापा की आवाज सुनता है वो सोफे पर से उठ जाकर सबसे पहले उनका पैर छू आशीर्वाद लेता है। उसके पीछे शालू भी जाकर उनका पैर छू आशीर्वाद लेती है। फिर शालू भी थोड़ा संदेह भरे शब्द में सवाल पूछती है, पर पापा जमुना मासी के बेटे तो विदेश में रहते हैं न, और फिर उन्हें तो जमुना मासी की कोई फिक्र या कद्र ही नहीं थी, तो आपने उनके साथ जमुना मासी को क्यों जाने दिया? उद्धरण चिन्ह। हाँ पापा, मिस शालू बिल्कुल ठीक बोल रही है, आप सभी ने जमुना मासी को रोका क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। इस पर देवकी जी अपने लाठी के सहारे खड़े होते हुए क्षणिक के पास आते हुए बोली, वो दरअसल लड्डू पहले हम जमुना बहन को नहीं जाने दे रहे थे, पर फिर उसके बेटे ने उनसे माफ़ी मांगी अपने किए बर्ताव का। फिर हम सब से वादा भी किया कि वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखेगा। उसकी बातों को सुनकर सच में ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए जमुना बहन खुद उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। और फिर अगर एक बेटा अपनी माँ को अपने पास रखना चाहेगा तो कौन माँ उसे मना करेगी? लेकिन दादी माँ, ये भी तो हो सकता है ना कि उनके बेटे के कुछ इरादे हो जमुना मासी को अपने साथ रखने के पीछे। शालू जिस तरीके से जमुना जी के बारे में फिक्र कर रही थी उससे लक्ष्मी जी का मन और भी ज्यादा गुस्से से भर उठा था, इसीलिए उनसे अब और अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और वो तेजी में चलते हुए शालू के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोल पड़ी, अरे वाह, तुम्हें तो एक अजनबी के लिए इतनी ज्यादा फिक्र है, तो सोचो तुम्हारे खुद के परिवार वालों के लिए तुम्हारे दिल में कितना ज्यादा फिक्र लगी रहती होगी। अपनी माँ की बातों को सुन तारा एकदम बेबाक बोल पड़ी, हाँ तो मम्मा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हम सभी को तो पता ही है कि शालू भाभी हम सब के बारे में कितना सोचती है। जब लक्ष्मी जी उस तरीके से शालू को ट्रीट करती है तो तारा से रहा नहीं जाता है और वो पूछ बैठती है कि वो भाभी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। इस पर लक्ष्मी जी तारा को थोड़ा डांट लगाते हुए कहती है, सच में तारा, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल तेरी संगति किसके साथ होगी है जो तू हर वक्त बड़ों के बीच में बोल पड़ती है। तुझे तो मैंने हमेशा से यही सिखाया था ना कि जब भी कोई बड़े बात कर रहा हो उनके बीच में तुम्हें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो फिर अब तुम वो सारी बातें एकदम से भूल क्यों गई हो? उद्धरण चिन्ह। अपनी पत्नी को अपनी बेटी को डांट लगाते देख राज जी से चुप नहीं रहा जाता है और वो थोड़ा लक्ष्मी जी के पास आते हुए पूछ पड़ते हैं, श्रीमती जी, आप बेवजह तारा पर गुस्सा क्यों कर रही है? वैसे उसने जो पूछा है वो गलत भी तो नहीं है ना? आप ही बताइए ना, क्या शालू बेटी हम सभी के बारे में नहीं सोचती है? वो बच्ची तो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती रहती है, तो फिर आप आने के साथ ही उस पर गुस्सा क्यों करने लग गई? वाह जी,
मुझे नहीं पता था कि अब इस घरे में इसकी वजह से सभी मुझे सुनाने लगेंगे। पहले कभी भी हमारे घरे में ऐसा नहीं था कि कोई भी मेरी पूरी बात सुने बगैर ही मुझे समझाने लगे, पर जब से ये लड़की हमारे घरे में आई है उसके बाद से तो सारा काया ही पलट गया है। शालू को सच में बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घरे में किसी के साथ किसी का मनमुटाव हो, पर फिर भी वो ही वजह बनी थी इस वक्त घर में कलेश होने का। जब वो ये नोटिस करती है कि क्षणिक भी आगे बढ़ रहा है उसके तरफ से सफाई देने के लिए, तभी वो एकदम से क्षणिक के आगे आ खड़ी हो जाती है और लक्ष्मी जी से बोल पड़ती है, लक्ष्मी माँ, मुझे नहीं पता है कि आपको मेरी कौन सी बात बुरी लगी है, पर हाँ, मैं ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जरूर कोई तो ऐसी वजह रही होगी जिस वजह से आप मुझसे नाराज हैं। पर लक्ष्मी माँ, अगर आप मुझे एक बड़ा बता दे कि मेरी गलती क्या है तो मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी, शायद मैं अपनी गलती सुधार सकूं। उसकी बात सुनते ही लक्ष्मी जी एक व्यंग्यपूर्ण हंसी हंस पड़ती है और फिर एकदम गुस्से भरे चेहरे के साथ बोल पड़ती है, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी क्या गलती है? वाह, क्या बात है! तो ठीक है, मैं ही तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी गलती क्या है। तुम्हारी गलती ये है कि जब से तुम मेरे बेटे के जिंदगी में आए हो मेरा बेटा पूरी तरीके से ही बदल गया है, या फिर ये कहो कि तुमने उसे अपने वश में कर लिया है। पहले मेरा बेटा मेरी अब से ज्यादा परवाह करता है। मुझे जरा सी चोट आ जाए या फिर मुझे एक छिंक भी आ जाती थी तो वो पूरे घरे को सर पर उठा लेता था, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा वो। पर इस सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि उसे तुमने बहकाया है, उसे अपनी ही माँ, फैमिली सबसे दूर कर दिया है। लक्ष्मी जी जो इल्जाम शालू पर लगा रही थी वो बुरी तरह से बेबुनियाद थे, इसी वजह से क्षणिक से चुप नहीं रहा गया और वो एकदम से अपनी माँ के सामने आते हुए बोल पड़ा, ये आप कैसी बात कर रही है माँ? आपको किसने कह दिया कि मुझे आपकी परवाह नहीं है, या फिर मैं अब आपके बारे में अपने घर वालों के बारे में सोचता नहीं हूँ? अरे मुझे तो हर वक्त आपकी, मिट्टू की, यहाँ तक कि सभी घरे वालों की चिंता लगी रहती है, और फिर मैंने सिंगापुर से आपके लिए शॉपिंग भी करी है। हाँ बेटा, अब तो तुम्हें मैं ही गलत लगूंगी क्योंकि तुम्हारी मिस शालू जो तुम्हें अपने वश में कर ली है, कब तू इतना बदल गया? क्षणिक उद्धरण चिन्ह। माँ, आप क्या बोले जा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है तो जब तुम घरे के अंदर आए और मुझे अपने पैरों पर बिल्कुल ठिका ठाक खड़े देखे तो तुम्हें जरा सी भी इस बात की खुशी हुई कि तुम्हारी माँ अपने पैरों पर खड़ी हो गई है? अरे खुशी तो छोड़ो, तुम्हें तो ये बात याद तक नहीं थी कि तुम्हारी माँ व्हीलचेयर पर थी जब तुम यहाँ से गए थे। जैसे ही ये बात लक्ष्मी जी अपने आंखों में आंसू भरे बोलती है, उसे सुन क्षणिक और शालू एकदम से उनके पैर की तरफ हैरान हो देखने लगते हैं, और जैसे ही शालू उन्हें खुद के पैर पर बिल्कुल ठीक खड़ी देखती है वो खुशी से बोल पड़ती है, लक्ष्मी माँ, आप अपने पैर पर खड़ी है, इसका मतलब कि आपका पैर अब ठीक हो गया है। मैं आपको बता नहीं सकती माँ कि ये देखकर मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन तभी लक्ष्मी जी एकदम से शालू में तरफ अपना हाथ दिखाते हुए सख्त आवाजें बोल पड़ती है, बस अब चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी नौटंकी देखने का कोई शौक नहीं है। जो तुमने अपना नौटंकी शुरू कर दी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें मुझे इस तरह अपने पैरों पर खड़े देख कितनी खुशी हो रही है। खैर, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि तुम्हें खुशी है कि नहीं। दुख तो मुझे इस बात से हो रहा है कि मेरा बेटा जो मेरे बारे में इतना सोचता था उसे अब बिल्कुल भी अपनी माँ का ख्याल नहीं रहा। प्लीज माँ, आप ऐसा मत बोलिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी खुशी कैसे मिस कर दिया। सच में माँ, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया आपके पैरों पर यकीन मानिए माँ, मुझे आपकी पहले की तरह ही परवाह है। मैं आपसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। उद्धरण चिन्ह। बस बेटा, अब मुझे ना तो तुम्हारी कोई सफाई सुननी है और ना ही किसी और की। अब तुम अपनी पत्नी के साथ बाहर घूम कर आए हो तो काफी थक गए होंगे ना, इसीलिए जाओ अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ आराम करो। मेरा क्या है, मुझे तो पहले ही ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि इस लड़की के आने के बाद अब तुम मेरे नहीं रह सकोगे। इस तरह की लड़कियां यही तो करती है। इतना बोल अपने आंखों से आंसू को पोंछते हुए लक्ष्मी जी तेजी में अपने कमरे की तरफ चली जाती है और क्षणिक उन्हें रोकने की कोशिश ही करता रह जाता है। अपने माँ को दुखी देख क्षणिक को खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेजी में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वो इस वक्त कितना ज्यादा गुस्से में था ये बात सभी घरे वाले अच्छी तरह से जान रहे थे, इसीलिए देवकी जी शालू के पास जाकर बोली, शालू बेटा, इस वक्त लड्डू बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसे इस बात का खुद पर बहुत ही गुस्सा होगा कि वो अपनी माँ के पैरों के बारे में भूल कैसे गया, कैसे उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया। इस गुस्से की वजह से वो अपने आप को चोट न पहुंचा ले। तुम उसके पास जाइए, संभाल। जी दादी माँ, मैं जाकर देखती हूँ। शालू ये बोल जल्दी से कमरे की तरफ चली जाती है। इधर रीता जो खरी खरी पूरा तमाशा देख रही होती है। जब सारा कुछ हो जाता है तो वो बस मन ही मन खुश होते हुए बोली,
चलो भाई, बहुत जलाया ये शालू की बच्ची ने मुझे। सिंगापुर में हर वक्त बस मुझे चिढ़ाने का कोई ना कोई मौका बना ही लेती थी, पर यहाँ आने के साथ जो उसके साथ हुआ है उसे देखकर तो मानो मेरा सारा गुस्सा ही खत्म हो गया हो। अब चलकर अपने कमरे में कुछ देर आराम किया जाए। अब वो बेचारी शालू तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश में ही लग जाएगी, पर फिक्र मत करो मेरी प्यारी दुश्मन, मैं तुम्हारे इन कोशिशों को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगी। रीता ये बोल गेस्ट रूम की तरफ चली गई। मार्केट। अर्जुन जिस तरह से अहाना के करीब था उससे अहाना को कुछ बोलते नहीं बन रहा था, इसीलिए वो किसी तरह से लड़खड़ाते हुए आवाज में बोली, अर्जुन प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। जब अहाना ये बोलती है तो उसके आवाज में झिझक साफ साफ दिख रहा होता है और अर्जुन ये बात नोटिस करते ही एकदम से उसका हाथ छोड़ झट से कुछ दूर हो खड़े हो जाता है और थोड़ा अनकंफर्टेबल हो इधर उधर देखने लगता है। फिर अपने हाथों को अपने बाल में डाल उसे फरते हुए अहाना की तरफ देखकर धीरे से कहता है, वो आई एम सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि कब मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें इस तरह अनकंफर्टेबल फील कराने का, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि। अर्जुन इतना बोलते बोलते रुक गया, फिर उस बात को वहीं पर छोड़ गंभीर हो पूछा, खैर उन बातों को छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। फिर अहाना भी अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहती है, वो अर्जुन दरअसल मैं सोच रही थी कि मैं एक जॉब कर लूँ, अब घर में ऐसे कब तक खाली बैठी रहूंगी, ऊपर से अरमान भाई भी कुछ नहीं करता है, अब उसके बारे में तो तुम जानते ही हो, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही कोई जॉब ले लूँ। अब ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की है मैंने, पर जितनी भी की है उस बेहालत पर कोई नॉर्मल सी जॉब तो मिल ही सकती है ना मुझे। हाँ तो कर लो अगर तुम्हें करने का मन है तो, ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो अहाना। वो अर्जुन असल में मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी जॉब ढूंढने में क्या थोड़ी हेल्प कर सकते हो। अब मैं ज़्यादा जॉब सब के बारे में जानती भी नहीं हूँ और ना ही पूरा शहर घूमी हूँ जो मुझे बड़ जगह का आइडिया होगा, तो अगर तुम इसमें मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे तो मैं तुम्हारी काफ़ी शुक्रगुजार रहूँगी। एक बार फिर से आहना की बातें उसकी रिक्वेस्ट करने के तरीके ने अर्जुन को उसके बारे में सोचने और मजबूर कर दिया, क्योंकि वो पहले जिस आहना को जानता था वो कभी इतने तमीज और रिक्वेस्ट के साथ उससे बात नहीं किया करती थी, पर अब जिस आहना से वो बात कर रहा था वो उसे कोई और ही लड़की लग रही थी। अर्जुन को खामोश देख अहाना बिल्कुल शांत आवाज में ही बोली, प्लीज अर्जुन तुम चुप क्यों हो, बोलो ना, क्या तुम मेरी जॉब ढूंढने में हेल्प कर दोगे। उद्धरण चिन्ह। अहाना की बात सुन अर्जुन अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर उसके बदले मुझे कुछ जवाब चाहिए तुमसे, बोलो दोगी मेरे सवालों के जवाब। उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक, आगे की कहानी को हम अपने अगले एपिसोड में सुनेंगे।